Student, in this video lecture we are going to discuss female reproductive part in angiosperm plant. जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए हम एक ब्रॉड वे में जो टर्म यूज करते हैं वो है गाइनोशियम। और इस गाइनोशियम की जो यूनिट है उसको कहते हैं हम कार्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये डायग्राम हमारे सामने है एक फ्लावर का। इस फ्लावर के अंदर ये जो पार्ट है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हमने एंड्रोसियम कहा, इसको हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो ये जो सेंट्रल ग्रीन आपको दिखाया है यहाँ पे, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कंबाइंड तरीके से हम इस कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहेंगे गाइनोशियम, राइट। अब ये जो गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम तीन, जैसे किसी भी गाइनोशियम को देखें तो उसका जो यूनिट है, राइट, तो उस यूनिट को कहेंगे पिस्टिल या कार्पल। इसी के लिए हम पिस्टिल या कार्पल वर्ड यूज करते हैं। हालांकि पिस्टिल और कार्पल में एक स्लाइटली डिफरेंस है, आगे हम उसको डायग्राम से देखेंगे, लेकिन यूजुअली ये सिनोनिम्स हैं। तो पिस्टिल या कार्पल उसकी एक यूनिट है, जैसे हमने एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन्स को बोला था। और एक पिस्टिल में अगर हम देखें कि भाई एक पिस्टिल या कार्पल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो एक कार्पल के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं वो होते हैं कि सबसे जो ऊपर का पार्ट होता है वो है स्टिग्मा। और ये जो स्टिग्मा है ये वो पार्ट होता है जो किसी पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, राइट। सेंट्रल जो ट्यूबुलर पार्ट है, तो ये तो पार्ट हो गया स्टिग्मा। एक सिंगल कार्पल को अगर हम देखें तो उसमें हम ये देख रहे हैं, ये स्टिग्मा, ये हो गया सेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट स्टाइल, और नीचे का जो पार्ट है ये क्या हो गया, ओवरी। ठीक है, और इन तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं या तो हम कार्पल, राइट, और कई जगह आपको कार्पल की जगह क्या मिल जाएगा, पिस्टिल। ठीक है, ये जो है वो थैलेमस पार्ट होता है जिसपे ये कार्पल रखा होता है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। अब स्टिग्मा जो है, किसी भी स्टिग्मा को आप देखोगे तो स्टिग्मा में क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से हेयरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको क्लियर आंखों से नहीं दिखेंगी, पर इस तरीके से जो है हेयरी आउटग्रोथ होते हैं। ये हेयरी आउटग्रोथ क्यों होते हैं, बाल जैसे कुछ आउटग्रोथ यहाँ पे पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे आएगा तो वो ईजिली ट्रैप हो जाए। तो उसके ट्रैपिंग चांसेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हेयरी आउटग्रोथ पाई जाती हैं स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा जो है थोड़ा सा म्यूकस कंटेनिंग होता है, मतलब थोड़ा गीला गीला सा आपको फील होगा। अगर जब भी आप उसको टच करोगे तो वहाँ पे वाटर कंटेंट आपको मॉइस्चर मिलेगा, और मॉइस्चर के साथ साथ आपको शुगर कंटेंट भी वहाँ पे पाया जाता है। तो ये स्टिग्मा जो है ये सबसे आउटर पार्ट है किसी भी कार्पल का। तो यहाँ स्टिग्मा में अगर हम देखें तो स्टिग्मा में तीन फीचर्स हैं। पहला तो ये कि भाई ये हेयरी होता है, यहाँ पे हेयरी आउटग्रोथ मिलेंगे, हेयरी आउटग्रोथ। दूसरा, हेयरी आउटग्रोथ के साथ साथ यहाँ मॉइस्चर मिलता है। मॉइस्चर क्यों मिलेगा, ताकि एंडोऑस्मोसिस होगा, और एंडोऑस्मोसिस से पॉलन ग्रेन वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो मॉइस्चर प्लस शुगर कंटेंट भी यहाँ पे, आप इसको अगर थोड़ा सा खाओगे तो आपको स्लाइटली मीठा लगेगा। तो स्टिग्मा की ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टिग्मा जो है ये नीचे की तरफ जुड़ा होता है स्टाइल से। जो स्टाइल है मोस्टली हॉलो, मोस्टली जो स्टाइल है ये खोखले होते हैं, इनके बीच में कोई टिश्यू नहीं पाया जाता, बट समटाइम सॉलिड। लेकिन स्टाइल कभी कभी सॉलिड भी पाए जाते हैं, और ये जब कभी भी सॉलिड पाए जाएंगे तो इसके अंदर टिश्यू भरा हुआ होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टिश्यू का एक स्पेसिफिक नाम है, तो उस टिश्यू को कहते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। ये क्वेश्चन अक्सर
एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन जो टिश्यू है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है स्टाइल का, कि कुछ प्लांट्स में जो स्टाइल पार्ट है, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये खोखला नहीं होता, सॉलिड होता है। और ये जो है यहाँ पे कुछ जो टिश्यू पाए जाते हैं सॉलिड स्टाइल के केस में, उसको कहते हैं हम ट्रांसमिशन टिश्यू, तो प्रेजेंट इन सॉलिड स्टाइल। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एक सॉलिड स्टाइल में ये मिलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। सॉलिड स्टाइल में जो भी टिश्यू पाए जाते हैं ये थोड़ा सा म्यूकस कंटेनिंग होते हैं, और वहाँ पे जो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और इस पार्ट में होती जो पॉलन ट्यूब है वो नीचे की तरफ मूव करेगी स्टाइल में होके। पॉलन ट्यूब बनती है स्टिग्मा पे स्टाइल में होते हुए, और वो लास्ट में कहाँ तक पहुँचती है, वो पहुँचती है ओव्यूल तक। सपोज करो यहाँ पे अगर ओव्यूल है तो वो ओव्यूल तक इस स्टाइल में होके वहाँ पर पहुँचेगी। ये जैसे यहाँ ओव्यूल लगा हुआ है अंदर, ओव्यूल को भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है इसको इस ओव्यूल तक पहुँचना है, तो स्टाइल से होके ही जाएगी। ठीक है, अब किसी भी कार्पल या पिस्टिल का जो नीचे का फूला हुआ पार्ट होता है ये कहलाता है ओवरी। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर जो है ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और आगे जो है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ओवरी, ओव्यूल्स, लॉक्यूल्स, इनका आपस का एक रिलेशनशिप है, और हमें ये यहाँ पर अच्छे से समझना है कि ओवरी, ओव्यूल्स, लॉक्यूल्स, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ये जिस नीचे एक बेसमेंट होता है जिस पे ये ओवरी रखी हुई है, राइट, उसको कहते हैं थैलेमस। ये जो थैलेमस है ये उसको एक बेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है ओवरी को। ठीक है, जैसे एक फ्लास्क को एक सरफेस पे रख दो तो उस तरीके की यहाँ पे अरेंजमेंट है। गाइनोशियम से आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो ओव्यूल्स, लॉक्यूल्स और ये जो कार्पल, इनका आपस का संबंध क्या है, ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। यहाँ पे देखिए, जैसे क्या होता है, आप कभी भी अगर आप ये देखना चाहते हो कि कार्पल अगर फ्री है, अगर फीमेल फ्लावर में कार्पल फ्री है तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस फ्लावर। ठीक है, अगर वो फ्यूज कार्पल है, मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो फ्यूज कार्पल को हम एपोकार्पस नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे हम सिनकार्पस। ठीक है, तो ये तो टर्मिनोलॉजी है। अगर एपोकार्पस टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे जो कार्पल हैं वो फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। पर अगर वहाँ पे फ्यूज है कार्पल तो वहाँ पे आएगा सिनकार्पस। तो समस्या अब ये आती है कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि वो फ्री कार्पल है या सिनकार्पस कंडीशन है। तो जैसे आप इस सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन नंबर 1, यहाँ पे एक फ्लावर है, इस फ्लावर को आप जो है हॉरिजॉन्टली काटो, जैसे ये जो इस प्लेन से उसको काटा गया है। ठीक है, काटने के बाद ऊपर से देखो, इसके अंदर ओवरी के अंदर मैंने बोला था ओव्यूल्स लगे रहते हैं, राइट। ये जो ओव्यूल्स हैं इसके अंदर एक कैविट, मतलब इस ओवरी के अंदर, जैसे ये जो नीचे का फूला हुआ पार्ट था इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी को मैंने काटा और ओवरी के अंदर मुझे ओव्यूल्स दिखे, और ओव्यूल्स के साथ साथ मुझे एक सिंगल चैम्बर दिखा। ठीक है, इस चैम्बर को, ये जो चैम्बर दिख रहा है खाली खाली, इसको बोलते हैं लॉक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, लॉक्यूल्स। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि भाई ओव्यूल तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ओवरी जो है वो एक ही है और एक ही चैम्बर है, इसका मतलब ओवरी शुरू से एक ही रही है यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे हम सिंपल ओवरी विद सिंगल कार्पल। ठीक है,
तो वही ओवरी एक ही है और सिंगल कार्पल एंड सिंगल लॉक्यूल। सिंगल लॉक्यूल मतलब लॉक्यूल कहते हैं चैम्बर को। तो पहले ये देखिए कि यहाँ पे एक एक करके देखिए, ओवरी को आपने काटा, काटने के बाद आपने देखा कि भाई यहाँ पे चैम्बर एक ही है और इसके अंदर ओव्यूल लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये ओवरी सिंपल ओवरी है और इसके अंदर एक ही लॉक्यूल है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ पे ये देखिए स्टाइल कितना है। ये यहाँ पे स्टाइल एक ही दिख रहा है और आप हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ जो स्टाइल है, नंबर ऑफ स्टाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओवरी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो स्टाइल है, नंबर ऑफ स्टाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल, सॉरी, जितने स्टाइल होंगे उतने ही क्या होंगे, कार्पल होंगे। ये रिलेशनशिप ध्यान रख ले। तो यहाँ पे स्टाइल तो एक ही दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे स्टाइल एक ही है तो कितने कार्पल हुए, यहाँ पे हुए एक है तो एक ही कार्पल हुआ। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल ओवरी विद सिंगल कार्पल, मतलब एक सिंपल ओवरी है क्योंकि इसके अंदर लॉक्यूल्स एक है। अगर किसी ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स एक है और एक ही कार्पल है तो उसको सिंपल ओवरी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको जब हमने काटा, तो इसको काटा तो अंदर जो है हमें अलग अलग चैम्बर दिखे। देखो कितने चैम्बर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर हमें 6 चैम्बर दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये एक ही डायग्राम बना दिया है इसका स्टाइल का। एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक भी किया है, इनको 6 बनाना चाहिए था। आगे इसको इस डायग्राम में हम और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 6 स्टाइल होनी चाहिए थी। तो अगर यहाँ 6 स्टाइल होती हैं और 6 लॉक्यूल्स हैं तो यहाँ हम ये कहेंगे कि भाई ये जो ओवरी है ये कंपाउंड ओवरी है विद 6 कार्पल एंड 6 लॉक्यूल। और यहाँ पे लॉक्यूल भी कितने हैं, 6 है। लॉक्यूल कहते हैं चैम्बर, इसके अंदर ओवरी के अंदर चैम्बर कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने मिस्टेक कर दी, जैसे स्टाइल की संख्या और कार्पल की संख्या वाला जो ये फॉर्मूला है ये यहाँ पे थोड़ा सा सही से फिट नहीं किया इन्होंने। तो अब इसी चीज़ को आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये हो गया ओवरी, राइट? अब हमें ये देखना है कि 3 कंडीशन हमारे पास पॉसिबल हो पाती थी, एपोकार्पस, सिनकार्पस और सिनकार्पस मल्टीलॉक्यूलर। जैसे एपोकार्पस अगर एक ही कार्पल है तो उसमें लॉक्यूल्स एक ही होता है, मतलब उसमें मल्टी चैम्बर व्यवस्था यूजुअली नहीं होती। लेकिन जो सिनकार्पस कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन में क्या होता है, जब भी कभी कार्पल फ्यूज होते हैं तो यहाँ 2 तरीके की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाती हैं सिनकार्पस में। एक तो यूनिलॉक्यूलर और दूसरी कौन सी मिलेगी, मल्टीलॉक्यूलर। मल्टीलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर कहते हैं ओनली वन चैम्बर। ठीक है, वन चैम्बर। तो यहाँ पे आपको चैम्बर कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। और मोर देन वन चैम्बर, मोर देन वन चैम्बर या लॉक्यूल। ठीक है, फ्री कार्पल, जब भी एपोकार्पस कंडीशन होगी तो वहां पे आपको यूजुअली वन लॉक्यूल, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिखेगा, यूजुअली आपको वन लॉक्यूल दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अब इस डायग्राम से और अच्छे से समझिए। यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई आप स्टाइल को गिनिए, स्टाइल कितना है। ठीक है, तो स्टाइल जो है वो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। देखो, एक स्टाइल, 2 और ये 3। इसका मतलब कार्पल की संख्या क्या है, 3 है। तो देखिए इस डायग्राम में लिखा हुआ ना 3 कार्पल। अब हर कार्पल को काटिए, काटने के बाद जब आपने हर कार्पल को यहाँ से अंदर से ओवरी वाले पार्ट को काटा तो आपको अंदर एक ही चैम्बर दिखा। तो ये क्या कहेंगे, इस खाली जगह को, इसको कहेंगे लॉक्यूल। इस खाली जगह में लॉक्यूल कितना है, एक ही है, तो ये हो गया लॉक्यूल। इस खाली जगह को कहेंगे लॉक्यूल। ठीक है, तो एपोकार्पस कंडीशन में यहाँ
तीन स्टाइल थे, तीन स्टाइल देख के आपने बोला कि भाई स्टाइल अगर तीन है तो कार्पल कितने होंगे, तीन होंगे, तो ये तीन कार्पल होंगे। और हर कार्पल को काट के जब आपने देखा तो उसके अंदर कितना चैम्बर दिखा, हर कार्पल के अंदर आपको एक चैम्बर दिखा, तो इसका मतलब लॉक्यूल कितना है, वो एक है, तो इसको कहेंगे। अब ये जो तीन कार्पल हैं ये अलग अलग हैं, देखो हर की ओवरी अलग है, इसकी अलग है, तो इसका मतलब ये अलग अलग है, इसका मतलब ये फ्यूज नहीं है। जब ये फ्यूज नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम एपोकार्पस। इसीलिए यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है, एपोकार्पस टर्मिनोलॉजी यूज की है। ये समझ में आया। अब जरूरी तो नहीं है कि ओवरी जो है, इनका जो नीचे का पार्ट है वो, ये जो कार्पल हैं ये हमेशा फ्री ही हो, ये फ्यूज भी हो सकते हैं। तो जब ये फ्यूज होंगे तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए इनकी यहाँ पे स्टाइल कितनी दिख रही है, स्टाइल दिख रही हैं तीन, एक दो तीन, और नीचे की तरफ फूला हुआ पार्ट कितना दिख रहा है, एक। इसका मतलब ये है कि भाई ये तो ओवरी हो गया, ये फूला हुआ भाग। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि भाई जितनी स्टाइल होंगी उतनी ही क्या होने चाहिए, कार्पल, और जितने कार्पल होंगे उतनी ही ओवरी होनी चाहिए। लेकिन ओवरी यहाँ कितनी दिख रही है, एक। इसका मतलब ये कार्पल क्या हो चुके हैं, ये फ्यूज हो चुके हैं, इसीलिए हमें नीचे की संख्या कितनी दिख रही है, एक दिख रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। अब इसको हमने जब काट के देखा, ये समझ में आया सिनकार्पस क्यों कहा, क्योंकि हमें फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे कार्बन कितने होने चाहिए थे, तीन होने चाहिए थे। लेकिन स्टाइल तो तीन दिख रही हैं, लेकिन नीचे का जो फूला हुआ ओवरी पार्ट है वो हमें तीन नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये सिनकार्पस कंडीशन है, यहाँ पे कार्पस फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। और जब भी कभी कार्पस फ्यूज होते हैं, कार्पल फ्यूज होते हैं, तो ओवरी जो है वो आपको एक ही दिखती है, स्टाइल जो है आपको उतने ही दिखेंगे जितना वो उसमें कार्पल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट के हमने देखा कि भाई इसके अंदर चैम्बर कितना है, तो हमें इसके अंदर कितना लॉक्यूल दिखाई दिया, के अंदर हमें एक ही लॉक्यूल दिखाई दिया, इसीलिए सिनकार्पस यूनिलॉक्यूलर, राइट। अब एक फ्यूज कार्पल के अंदर हमेशा यूनिलॉक्यूलर सिचुएशन हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मैंने बोला मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकती है, तो देखिए ये है मल्टीलॉक्यूलर, कि ये जो है यहाँ पे कार्पल कितने हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही मिस्टेक की है इन्होंने, यहाँ पे भी चार इस तरीके से स्टाइल इनको यूँ दिखाना चाहिए था, तो चार स्टाइल होंगी यहाँ पे, तो कार्पल कितने हुए, चार। और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो फूली हुई, जो स्ट्रक्चर है जिसको हम ओवरी कह रहे हैं वो एक ही दिखाई दे रही है, इसका मतलब स्टाइल चार है, तो कार्पल कितने रहे होंगे, चार। और इसको जब काटा हमने तो इसका मतलब ये सिनकार्पस कंडीशन है, कार्पल कितने हैं, चार। और इसको जब हमने काटा तो इसके अंदर हमें लॉक्यूल कितने दिखाई दे रहे हैं, चार, तो लॉक्यूल फोर, इसीलिए सिनकार्पस टेट्रालॉक्यूलर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो कि भाई आप जो नंबर ऑफ स्टाइल काउंट करते हो, जितनी स्टाइल है उतनी ही उसमें कार्पल मानी जाती है, ठीक है। तो एपोकार्पस, सिनकार्पस, यूनिलॉक्यूलर, सिनकार्पस, टेट्रालॉक्यूलर, इस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है। और लॉक्यूल, कार्पल और ओवरी इनका आपस का इस तरीके से संबंध है। तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी बात है, जितनी स्टाइल उतना कार्पल, और नीचे जितनी ओवरी उतने ही कार्पल होने चाहिए थे। लेकिन अगर कार्पल ज़्यादा हैं, देखिए इसको इस तरीके से एक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, स्टाइल को काउंट करो, उससे आपको नंबर ऑफ कार्पल पता चल जाएगा। अब नंबर ऑफ कार्पल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओवरी। नीचे की तरफ जो फूली हुई स्ट्रक्चर है ये अगर कार्पल के इक्वल है, जितनी आपने स्टाइल काउंट की हैं, तो ये कंडीशन होगी एपोकार्पस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। और अगर नंबर ऑफ कार्पल जो हैं वो ज़्यादा हैं, आपने स्टाइल काउंट की वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ओवरी, और नंबर ऑफ ओवरी जो है वहाँ पे आपको एक ही दिख रही है, तो वो कैसी कंडीशन होगी, वो होगी आपकी कंडीशन सिनकार्पस। वो सिनकार्पस में यूनिलॉक्यूलर है, मल्टीलॉक्यूलर है, वो आपको काटना पड़ेगा ओवरी पार्ट, उसके अंदर चैम्बर देखना पड़ेगा। वो यूनिलॉक्यूलर, सिनकार्पस में यूनिलॉक्यूलर भी हो सकती है और मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकती है। तो ये जो तीन फॉर्मूले यहाँ पे हमने बताए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम देख के आप जो है इस तरीके से, ये कंसेप्चुअल कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
और ये देखते हैं कि भाई जो लॉक्यूल, देखिए जैसे ये सिचुएशन है, यूनिलॉक्यूलर सिचुएशन है। अब इस यूनिलॉक्यूलर सिचुएशन में ये एपोकार्पस भी हो सकता है, सिनकार्पस भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे बाइलॉक्यूलर, यहाँ 2 चैम्बर हैं, बाइलॉक्यूलर, यहाँ 3 चैम्बर हैं, ट्राइलॉक्यूलर, ये 4 चैम्बर है टेट्रालॉक्यूलर, अगर यहाँ 5 चैम्बर है पेंटालॉक्यूलर, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये एपोकार्पस होगा सिनकार्पस होगा, तो देखिए यूनिलॉक्यूलर ही एपोकार्पस हो सकता है, क्योंकि अगर मल्टीलॉक्यूलर होगा, यहाँ से आगे सारे के सारे क्या है मल्टीलॉक्यूलर, और मल्टीलॉक्यूलर सिचुएशन यूजुअली एपोकार्पस में नहीं पाई जाती। ये जो यूनिलॉक्यूलर है ये जो है एपो और सिन दोनों हो सकता है, एपो और सिन ये दोनों हो सकता है, लेकिन ये आगे के जितने भी दिखाए गए हैं ये सारे के सारे ये क्या होंगे, ये सारे के सारे होंगे सिनकार्पस। मोस्ट कॉमन सिचुएशन में जो सिचुएशन देखने को मिलती है उसके बेस पे आप इजीली बता सकते हो। तो आपको जैसे डायग्राम देखा वहाँ पे बाइलॉक्यूल दिखा, ट्राइलॉक्यूल दिखा, टेट्रा पेंटा इस तरीके से दिखा, एक से ज़्यादा लॉक्यूल दिख रहा है, तो आपका 99% चांस है कि वो कैसा ओवरी होगा, सिनकार्पस होगा। और अगर एक लॉक्यूल है तो यहाँ आपको थोड़ा सा और फर्दर देखना पड़ेगा कि वो एपोकार्पस है या सिनकार्पस है। तो इस तरीके से डायग्राम देख के ही आप बता सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसी हार्ड चीज़ें ये नहीं हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है वो चीज़ क्या है, वो मैंने बताया था पिस्टिल वर्सेज कार्पल, ठीक है। पिस्टिल वर्सेज कार्पल, पिस्टिल और कार्पल वैसे तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, यूजुअली ये सिनोनिम्स ही ऑलमोस्ट इनको माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए तो इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे कार्पल जो है ये तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ स्टाइल, अगर कभी आपको फ्लावर में कार्पल काउंट करना है तो उसके फीमेल पार्ट में ये देखो गाइनोशियम में कि स्टाइल कितनी है, जितनी स्टाइल होंगी उतनी ही क्या होंगी, कार्पल होंगी। कार्पल का तो सीधा सा हिसाब है। लेकिन जो पिस्टिल है, पिस्टिल में क्या होता है कि कितनी ओवरीज हैं, नंबर ऑफ ओवरी, ये पिस्टिल को दिखाते हैं। जो कार्पल है, देखिए अब कैसे इस ये रिलेशनशिप ध्यान रखिए कि जो नंबर ऑफ ओवरी है वो पिस्टिल को इंडिकेट करती है, और नंबर ऑफ जो स्टाइल है वो कार्पल को इंडिकेट करती है। कैसे, इसको इस डायग्राम से समझिए। यहाँ पे स्टाइल कितना दिख रहा है, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये ए स्टाइल होता है, ये एक दिख रहा है। नीचे का फूला हुआ पार्ट क्या होता है, ओवरी, यहाँ पे एक ही ओवरी दिख रही है। इसका मतलब अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो पिस्टिल मतलब नंबर ऑफ ओवरी, ओवरी कितनी है एक, इसका मतलब यहाँ पे एक ही पिस्टिल है। और स्टाइल कितना है एक, इसका मतलब कार्पल भी कितना है एक है, ठीक है। तो 1 पिस्टिल और 1 कार्पल, इस तरीके की स्ट्रक्चर में। और इसके अंदर लॉक्यूल कितना है, एक लॉक्यूल है। जब हमने काट के देखा तो इसके अंदर एक ही लॉक्यूल है। और ये जो अंदर दिख रहे हैं लगे हुए लॉक्यूल के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ठीक है। अब दूसरे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे स्टाइल कितने हैं, स्टाइल कहते हैं ये जो नुकीला ये ऊपर का पार्ट होता है ये। तो यहाँ पे कितने स्टाइल दिख रहे हैं, 3। और नीचे कितना फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है, 3। इसका मतलब 3 स्टाइल है और 3 ही ओवरी हैं। तो नंबर ऑफ ओवरी किसको दिखा रही है, पिस्टिल को। इसका मतलब यहाँ कितने पिस्टिल हुए, 3 पिस्टिल हुए। और यहाँ पे कितने कार्पल हुए, 3 ही कार्पल हुए, राइट। अब ये कार्पल फ्यूज है फ्री है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टाइल, और उस रिलेशनशिप से देखा जाए तो ये क्या होगा, एपोकार्पस, बिल्कुल। और एपोकार्पस में जब अंदर काट के देखा तो एक ही लॉक्यूल दिखेगा, यूनिलॉक्यूलर, ठीक है। तो सारी चीज़ें वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में यहाँ पे स्टाइल कितनी दिख रही है, 3। और नीचे फुली हुई स्ट्रक्चर कितनी दिख रही है, 1। इसका मतलब ओवरी जो है वो एक ही है, और ये ओवरी की संख्या किसको दिखा रही है, पिस्टल को। तो इसका मतलब पिस्टल कितना है, एक, तो एक पिस्टल है। और स्टाइल कितनी है, 3। तो कार्पल कितने रहे होंगे, 3। तो देखिए वो संबंध आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरी हैं वो नंबर ऑफ स्टाइल से कम है, और वो मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया था ये रिलेशनशिप अगर हो तो यहाँ पे ये कौन सी सिचुएशन को दिखाएगा, ये दिखाएगा फिर
सिनकार्पस, तो ये कंडीशन कैसी है, सिनकार्पस, राइट। और ये सिचुएशन कैसी है, ये हो गई एपोकार्पस, एपोकार्पस, ठीक है। और ये भी कैसी है, ये भी एपोकार्पस। और यहाँ चूंकि कार्पल ही एक है तो इसलिए यहाँ तो क्लियर है मामला। तो इस तरीके से आप डायग्राम देख के भी चीज़ों को समझ सकते हो। मैं क्यों ये चीज़ें आपको यहाँ समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ते हो एंजियोस्पर्म प्लांट की, तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है। एपोकार्पस यूनिलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर, सिनकार्पस, वन पिस्टल, थ्री कार्पल, तो ये आपको समझना है। इस रिलेशनशिप को, तीन चार जो मैंने यहाँ रिलेशनशिप बताए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर ये रिलेशनशिप आप ध्यान रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ तक आते आते हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी की है कि भाई जो गाइनोशियम है उसकी जो यूनिट है वो है कार्पल या पिस्टल, और उसमें किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे पाई जा रही हैं हमने ये देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई और इसमें आगे इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो आप लोअर प्लांट जब पढ़ते हो तो लोअर प्लांट में आप कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज करते हो, जैसे माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखें तो ये टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं, और मेल गैमेटोफाइट। लोअर प्लांट्स में ये काफ़ी, और गैमेटोफाइट जहाँ पे भी वर्ड आ जाए तो स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, इनका आपस का क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको लेके मैंने अलग से ही एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप वहाँ से और आपको कंसेप्चुअली चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इनका म्यूचुअल क्या है रिलेशनशिप। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके अंदर आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलती है। मेल पार्ट, लोअर प्लांट्स में जो आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हो, और अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो तो मेगास्पोरोफिल, और ये कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं क्योंकि बच्चा ये समझ ही नहीं पाता कि लोअर प्लांट में जिसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहा था वो हायर प्लांट्स में आके क्या बन चुका है, मेगास्पोरेंजियम, राइट, एंड फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी आप लोअर प्लांट्स की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ते हो। ये हो गया फीमेल पार्ट। तो देखिए ये तो जो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो ये टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो लोअर प्लांट्स में, लेकिन एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में ये चीज़ें क्या बन जा रही हैं, माइक्रोस्पोरोफिल जो हैं वो तो बन जाते हैं। इसको खास तौर से ध्यान रखना, स्टेमन्स, इसको हम स्टेमन्स कह रहे हैं, वो एक्चुअली लोअर प्लांट्स में क्या थे, माइक्रोस्पोरोफिल थे। माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या लगी होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसीलिए यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं एंथर सैक को, क्योंकि स्टेमन्स के अंदर क्या पाया जाता है, एंथर सैक या पॉलन सैक, ठीक है। और मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, पॉलन सैक के अंदर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। मैंने ये बोला था कि पॉलन ग्रेन जब 2 सेल स्टेज में होता है, 2 सेल स्टेज में, तब वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, और जब वो 3 सेल स्टेज में होता है तो उसको मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। वैसे ही फीमेल पार्ट में लोअर प्लांट्स में जो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हो, मेगास्पोरोफिल एंजियोस्पर्म प्लांट में बन जाती है, क्या बनती है, ये बन जाती है कार्पल या पिस्टिल। अब कार्पल और पिस्टिल का आपस में क्या डिफरेंस है ये मैंने बता ही दिया। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम जो है वो कहते हैं ओव्यूल को, कि एंजियोस्पर्म में जो हम ओव्यूल बोल रहे हैं वो लोअर प्लांट्स में क्या थी, मेगास्पोरेंजियम थी। और फीमेल गैमेटोफाइट ये कहते हैं एम्ब्रियोसैक को, आगे हम पढ़ेंगे ओव्यूल के अंदर पाया जाता है ये एम्ब्रियोसैक।
तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ यूज की जा रही है? ये यूज की जा रही है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जिम्नोस्पर्म में एक दो टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो लोअर प्लांट्स की तरह यूज होती है। तो जिम्नोस्पर्म एक ट्रांजिशन ग्रुप है। वहाँ जब जिम्नोस्पर्म हम पढ़ते हैं, मैंने जो जिम्नोस्पर्म को लेकर वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे डाले हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को और डिस्कस किया है। लेकिन एंजियोस्पर्म में एग्जैक्टली ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली ध्यान रखनी है, और ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा फीमेल पार्ट की, वही किस तरीके से हम इन चीज़ों को लोअर प्लांट्स में हम क्या बोलते थे और हाई प्लांट्स में हमने इन चीज़ों को क्या नाम दिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। आगे अब हम चलते हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि भाई जो हमारा मेगास्पोरेंजियम है, जिनको हम लोअर प्लांट में मेगास्पोरेंजियम कह रहे थे, वो हायर प्लांट्स में आके अब क्या हो चुकी हैं? ओव्यूल बन चुकी हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ओव्यूल जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि यहीं से अब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। किसी भी ओव्यूल की स्ट्रक्चर को आप जब देखोगे, देखिए ओव्यूल लगा कहाँ होता है। पहले तो इसकी डायग्राम समझिए। जैसे मैंने ये बताया कि भाई ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये नीचे की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है ये ओवरी होता है। तो ओवरी जो है इसके बेसमेंट में ये लगे होते हैं। अब ओवरी का वो पार्ट जहाँ पे ओव्यूल लगे हैं उसको कहते हैं प्लेसेंटा। जैसे यहाँ पे लगा है तो ये प्लेसेंटा कहलाया, और ये जो लगी हुई स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी? ओव्यूल। और ओव्यूल जहाँ लगे होते हैं उनके चारों तरफ का जो जगह है एक चैम्बर की तरह पाई जाती है, उसको कहते हैं लॉक्यूल। और इसकी बात मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो नीचे की तरफ लगे होते हैं। आगे चल के ओवरी जो है फल में चेंज हो जाती है, और ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाते हैं। ओवरी जो है वो तो फ्रूट बना देती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जो ओव्यूल है वो क्या बना देते हैं? सीड बना देते हैं। इसीलिए सीड जो है वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, ना कि फ्रूट सीड के अंदर। ठीक है, तो ये इस कारण है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को भी आपको ध्यान रखना है। फ्रूट और सीड में जो डिफरेंस है वही ओवरी और ओव्यूल में है। तो किसी ओव्यूल की स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, बड़ी सिंपल इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। उसमें आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर है, राइट, जो स्ट्रक्चर है इसमें फ्यूनिकल, राइट, फ्यूनिकल एक फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल की। इस फिलामेंट स्ट्रक्चर से ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। यहाँ पे जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो है ये बेसमेंट पार्ट है जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटा से ये जो फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर निकल रही है तो कहा हमने फ्यूनिकल, FUNICL। ठीक है, अब ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, और ये मेन जो ओव्यूल पार्ट है, ये जो ओव्यूल पार्ट है इससे ये जुड़ेगा, और फ्यूनिकल के थ्रू ही वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो ओव्यूल के अंदर आते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जब इसके अंदर पाए जाते हैं, जो लगे हुए हैं वेस्कुलर बंडल, उनको कहते हैं रैफे। एक लीनियर वे में, एक लाइन के रूप में दिखते हैं वेस्कुलर बंडल, उसको कहते हैं रैफे। वेस्कुलर बंडल इन ओव्यूल रैफे कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी ओव्यूल के चारों तरफ दो इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ये जैसे आउटर इंटेगुमेंट है, ठीक है, और इनर इंटेगुमेंट इसके अंदर वाला पाया जाता है, ये है इनर इंटेगुमेंट। तो दो इंटेगुमेंट हो गए। जो इनर इंटेगुमेंट है वो थोड़ा सा आउटग्रोथ किए हुए रहता है, और आउटग्रोथ के थ्रू वो बाहर की तरफ एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना लेता है, एक माउथ ओपनिंग पार्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। इस माउथ ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल, राइट। इस माइक्रोपाइल के जस्ट सामने का जो हिस्सा होता है ओव्यूल का,
वो कहलाता है चैलेजा। ठीक है, ये जो चैलेजा वाला एरिया है, ऐसा माना जाता है कि ये जो इंटेगुमेंट निकल रहे हैं हमारे, ये चैलेजा वाले एरिया से ही ओरिजिनेट होते हैं। यहीं की सेल्स जो है वो डिवीजन करना स्टार्ट करती हैं और डिवीजन करके वो इंटेगुमेंट्स बनाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से इंटेगुमेंट का ओरिजिन होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चैलेजा जो है वो इस इंटेगुमेंट की लेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद जो है किसी भी ओव्यूल के अंदर जो है, जो स्ट्रक्चर पाई अंदर जो पैरेनकाइमेटा सेल्स भरी होती हैं, इनको न्यूसेलस कहते हैं। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं और ये न्यूसेलस जो है फूड को स्टोर करके रखती हैं, ताकि इस न्यूसेलस के अंदर, ओव्यूल के अंदर जब एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा और आगे की फर्दर स्ट्रक्चर जब डेवलप होंगी तो उनको ये फूड प्रोवाइड करता है न्यूसेलस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस न्यूसेलस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ये थोड़ी देर पहले ही मैं भी डिस्कस किया। जो एम्ब्रियो सैक है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट होने के कारण ये हैप्लॉइड है। अब एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर को मैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, वो मैं यहाँ पे नहीं उस चीज़ को बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो न्यूसेलस और बाकी की जो भी आउटर पार्ट है एम्ब्रियो सैक को छोड़ के, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर किसकी है? ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ओव्यूल की। तो यहाँ पे ओव्यूल स्ट्रक्चर, ओव्यूल की स्ट्रक्चर में कुछ भी आ रहा हो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? डिप्लॉयड हैं, 2n होती हैं ये, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड है। ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल स्ट्रक्चर में सब डिप्लॉयड हैं एक्सेप्ट क्या? एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक क्या है? हैप्लॉयड है। ठीक है, तो ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। अब कोई आपसे पूछे कि ओव्यूल स्ट्रक्चर जो है, मान लो इंटेगुमेंट क्या है, न्यूसेलस क्या है, हाइलम, फ्यूनिकल, रैफी, ये सब क्या है? ये डिप्लॉयड है। और जो चीज़ डिप्लॉयड होती है वो क्या होती है? स्पोरोफाइट। इसका मतलब ये सारी की सारी स्ट्रक्चर कैसी हैं? स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। और जो चीज़ हैप्लॉइड होती हैं वो कैसी होती हैं? गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट है, और चूंकि ये गैमेटोफाइट में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। अब आपको समझ में आया कि मैं इसको फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कह रहा हूँ? अब एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। सेल कितनी है? 7, और न्यूक्लियस कितनी है? 8। इस तरीके के टाइप वाले एम्ब्रियो सैक को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको, अभी सब ध्यान रखना है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो सैक की ये दिखा रहा हूँ, आगे जिसको भी मैं डिस्कस करूँगा वो भी पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब 7 तो सेल है और 8 न्यूक्लियस है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? ये टाइप कहलाता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। आगे हम टाइप में देखेंगे। अब इन 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारी स्ट्रक्चर है मैच्योर एम्ब्रियो सैक की। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ये हैप्लॉइड होगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने कितनी सेल बताई? इसके अंदर मैंने बताया भाई 7 तो सेल, न्यूक्लियस कितना? 8 न्यूक्लियस। और ये टाइप कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो है पॉलीगोनम टाइप। इसलिए ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये कौन सा टाइप है? ये है पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, अब 7 सेल्स में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं उसको कहते हैं हम माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड की तरफ यहाँ पे 3 सेल होती हैं और इनको कहते हैं हम एग एपरेटस। कंबाइंडली जो है इनको हम एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस। और उसके बाद जो है
चैलेजल। अब एग एपरेटस में क्या होता है, एग एपरेटस में ये होता है कि यहाँ पे इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। तो एक तो यहाँ पे एग एपरेटस में एग सेल पाई जाती है और इसकी संख्या होती है एक, और बाकी की जो दो सेल होती हैं उनको कहते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड सेल। इनकी संख्या कितनी होती है, दो। तो इस तरीके से ये तीन संख्या। इस डायग्राम में देखिए, ये माइक्रोपाइल एंड की तीन सेल्स हैं। तो ये सामने वाले फ्रंट से जो आपको दिख रही हैं ये कहलाती है सिनर्जिड। इनका बड़ा रोल है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, आगे हम देखेंगे किस तरीके से इनका रोल है। और पीछे की तरफ जो सेल दिख रही है ये कहलाती है एग, और इन दोनों को मिला के कहते हैं एग एपरेटस। ठीक है। अब चैलेजल एंड पे, चैलेजल एंड पे भी तीन सेल्स होती हैं और यहाँ पे इन सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इनका क्लियर फंक्शंस अभी कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है। एंटीपोडल सेल, जैसे ये चैलेजल एंड है और चैलेजल एंड पे देखिए तीन सेल, एक दो तीन, तो ये कहलाती है एंटीपोडल सेल। ठीक है। अब आप बोलोगे सर तीन सेल तो यहाँ हो गई, तीन सेल यहाँ हो गई, छः तो ये हो गई, फिर लास्ट सेल किधर है? ये पूरी की पूरी जो एम्ब्रियो सैक है ये भी एक सेल काउंट होती है। तो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, कंप्लीट एम्ब्रियो सैक ये इटसेल्फ जो है वो वन सेल होती है। ठीक है। तो तीन तीन छः और एक, ये सात, सात कोशिकाएं इस तरीके से हो गई। अब न्यूक्लियस देखिए, तो एग एपरेटस की तीन सेल से तीन न्यूक्लियस तो यहाँ हो गए, तो तीन सेल प्लस तीन न्यूक्लियस। एंटीपोडल में तीन न्यूक्लियस हैं, छः न्यूक्लियस हो चुके हैं। और ये जो एम्ब्रियो सैक की सेल्स होती है इसके सेंटर पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसके सेंटर पे। देखिए ये रहे, तो कंसिस्ट टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। तो कहने का मतलब है कि जो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है उसके सेंटर पे दो सेल पाई जाती हैं और ये सेल हैप्लॉइड होती हैं और इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक की जो इटसेल्फ पूरी सेल है उसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम? सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। तो कंप्लीट जो एम्ब्रियो सैक की सेल है उसको कहेंगे हम सेंट्रल सेल। वो पूरी एक है, इसके अंदर दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई रखे हुए हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक बना हुआ है। और ये कौन सा टाइप होता है? ये होता है पॉलीगोनम टाइप। तो ये एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पर देखा। जो एम्ब्रियो सैक है इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूसेलस भरा हुआ है। ये सारा का सारा एरिया क्या न्यूसेलस से। अब ये न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस क्या रखता है? फूड को स्टोर करके रखता है। तो एम्ब्रियो सैक को जो फूड चाहिए, तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्यूडोपोडियल आउटग्रोथ बन जाती हैं, कुछ इस तरीके की आउटग्रोथ यहाँ बन जाती हैं। और ये आउटग्रोथ क्या करती हैं, ये न्यूसेलस से फूड एब्जॉर्ब करती हैं और एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड कराती हैं। तो इन आउटग्रोथ को कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इस सिनर्जिड सेल्स से इनका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है कि भाई ये सिनर्जिड सेल से निकली हुई वो आउटग्रोथ हैं जो बाहर की तरफ जो न्यूसेलस पाया जा रहा है उससे ये फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और किसको प्रोवाइड कराती हैं? ये प्रोवाइड कराती हैं किसको? डेवलप होते हुए एम्ब्रियो सैक को और उसके अंदर एग सेल को। अब इसमें जो इस सेल का क्या फंक्शन है? देखिए एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है ये तो आगे चल के जाइगोट बनाएगी और इसमें तो कोई संशय नहीं है, और ये जाइगोट डिप्लॉयड होगा। सिनर्जिड सेल जो है ये फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करती हैं। इस तरीके से रोल प्ले करती हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में देखेंगे। एंटीपोडल सेल्स का अभी तक कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। सेंट्रल सेल है उसके अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले ये फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके एंडोस्पर्म ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना लेते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है वो दूसरे मेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे ये प्रोसेस आपको अभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये आगे हम फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। टेंशन
अभी मत लीजिए, ठीक है, अभी सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर को समझिए, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से जो है ओव्यूल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एम्ब्रियो साइक उसके अंदर अरेंज है, राइट। अब जो है ओव्यूल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम ये देखते हैं कि ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं। जब भी टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात होती है तो डिफरेंट डिफरेंट बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे ये तो रोटेशन है, यहाँ पे हम रोटेशन के बेस पे ओव्यूल को क्लासिफाई किए हैं। आगे हम इंटेगमेंट के बेस पे भी करेंगे, फिर हम न्यूसेलस के बेस पे भी करेंगे। तो ओव्यूल जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पर क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पे जो ओव्यूल हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। ये बेस्ड ऑन रोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तीन चीज़ों की आपको बेसिक पोजीशन पता करनी है। तीन चीज़ों में क्या है, एक तो फ्यूनिकल, एक चैलेंजा और एक माइक्रो, ठीक है। तो पहला टाइप देखिए ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ऑर्थोट्रोपस में क्या है, यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिखता चलूँगा कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। ऑर्थोट्रोपस पहला जो टाइप, ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल है, चैलेंजा है और फ्यूनिकल है, वो एक दूसरे के साथ लीनियर वे में प्रेजेंट होते हैं। लीनियरली प्रेजेंट, लीनियरली प्रेजेंट का मतलब होता है कि इनके बीच का जो एंड, देखिए ये फ्यूनिकल है, ये चैलेंजा है और ये माइक्रोपाइल है। इनके बीच में अगर मैं सीधा लाइन बनाऊं, सीधा लाइन खींच चुका है, इसलिए इनको बोला लीनियरली प्रेजेंट होते हैं, एक लीनियर फॉर्म में, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा ऑर्थोट्रोपस जो है ये सबसे ज़्यादा पुराना टाइप, जैसे जब कभी भी ओव्यूल बना होगा तो प्रिमिटिव टाइप माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जिम्नोस्पर्म में जो है वो ये पाया जाता है। और एंजियोस्पर्म में अगर हम देखें तो जो काली मिर्च है पाइपर, उसमें भी इस तरीके का देखा गया है, राइट। पॉलीगोनम सॉरी पाइपर है, बेटल है, ये कुछ प्लांट हैं, बीटल, यहाँ भी कुछ ये देखे गए हैं। ऑर्थोट्रोपस सबसे पुराना टाइप है। अब क्या हुआ कि भाई हमने फ्यूनिकल, तो देखिए फ्यूनिकल तो ये वाला पार्ट है, फ्यूनिकल ये तो यहीं पे है, ये चैलेंजा है और ये माइक्रोपाइल है। इसका मतलब कि जो एनाट्रोपस है वो चैलेंजा और माइक्रोपाइल ये तो एक लाइन में है। चैलेंजा और माइक्रोपाइल ये दोनों तो लीनियर वे में हैं, और ये फ्यूनिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये फ्यूनिकल जो है, देखिए एंगल को अगर आप चैलेंजा के साथ देखोगे तो अलग आएगा। तो हम अगर एंगल को माइक्रोपाइल के साथ देखें, जैसे माइक्रोपाइल यहाँ है और फ्यूनिकल यहाँ है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो बिल्कुल 180 डिग्री का हो चुका है, ठीक है। अब कैसे इसको देखिए, एंगल को समझिए, एंगल कैसे हमने 180 डिग्री बोला। ये हो गया फ्यूनिकल, ये हो गया चैलेंजा, ये हो गया माइक्रोपाइल। तो इस डायग्राम को जब मैं बनाऊं तो ये इस तरीके से हो गया और ये हो गया फ्यूनिकल जिस पर ये ओव्यूल लगा हुआ है। तो फ्यूनिकल लिए जा रहा है, 90 डिग्री इसका यहाँ होता है, जबकि ये कहाँ है, माइक्रोपाइल यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, पूरा 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो इसलिए इनके बीच का एंगल कितना माना जाता है, 180 डिग्री। तो एनाट्रोपस में आपको क्या बोलना है कि भाई ये है कि
एनाट्रोपस में ये मोस्ट कॉमन है, पहली बात तो ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो यही पाया जाता है, और हमने अभी जो स्टडी किया वो भी एनाट्रोपस ही था, मोस्ट कॉमन ओव्यूल। दूसरा ये कि यहाँ पे माइक्रोपायल एंड चैलेजा तो लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जो माइक्रोपायल एंड ट्यूनिकल है वो 180 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच का एंगल कितना पाया जाता है, देखिए M4 माइक्रोपायल, C4 चैलेजा और F4 फ्यूनिकल। तो माइक्रोपायल और चैलेजा तो यहाँ लीनियर वे में प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोपायल का फ्यूनिकल के साथ जो एंगल है वो कितना पाया जाता है, 180 डिग्री। तो इसको कहते हैं हम एनाट्रोपस, ठीक है। उसके बाद है हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस, ठीक है। तो हेमी एनाट्रोपस में क्या है, मोस्ट कॉमन है, मोर देन 80% एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। हेमी एनाट्रोपस में क्या है कि जो माइक्रोपायल है, देखिए हेमी एनाट्रोपस ये है, इसको देखिए हेमीट्रोपस भी इसको कहते हैं। ये हो गया फ्यूनिकल, ये हो गया चैलेजा और ये हो गया माइक्रोपायल। तो यहाँ पे माइक्रोपायल एंड चैलेजा, माइक्रोपायल एंड चैलेजा ये तो एक लाइन में ही पाए जाते हैं, लीनियर वे में ही पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों का फ्यूनिकल के साथ जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री। तो ये लिखना है कि फ्यूनिकल, माइक्रोपायल एंड फ्यूनिकल का जो एंगल है, माइक्रोपायल एंड फ्यूनिकल का जो एंगल है वो 180 डिग्री नहीं पाया जाता, वो कितना पाया जाता है, 90 डिग्री पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में दो फैमिली बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक तो है रेनन कुलेशी, रेनन कुलेशी फैमिली, और दूसरी फैमिली प्राइमुलेशी फैमिली, प्राइमुलेशी। ये जो दो फैमिलियां हैं इनके अंदर इस तरह की सिचुएशन, इस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है, ठीक। तो हमने 3 टाइप के ओव्यूल देखा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है हमारा एम्फीट्रोपस, ठीक है। एम्फीट्रोपस जो है इसमें क्या होता है, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एक वो है। एम्फीट्रोपस में क्या है कि जो यूनिकल है, चैलेजा है और ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एनाट्रोपस जैसा होता है, राइट। लेकिन एनाट्रोपस देखिए, जैसे एनाट्रोपस में माइक्रोपाइल चला जाए एक लाइन में थे और फ्यूनिकल के साथ वो 180 डिग्री बना के रखते हैं, सेम यही यहाँ भी वही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो अंदर ओव्यूल के अंदर पाया जाता है ये होता है एम्ब्रियो सैक। ये क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस है, देखिए ये तो हो गया एम्ब्रियो सैक, और ये जो टिश्यू भरा हुआ है ये है न्यूसेलस। तो एम्फीट्रोपस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसकी शेप घोड़े की नाल जैसी होती है, राइट। जो एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस है एम्फीट्रोपस में, इट लुक्स लाइक हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। देखिए घोड़े की नाल मतलब घोड़े के जो पैर होते हैं उसके बॉटम का जो पार्ट है वो इस तरीके का दिखता है, इसको नाल कहते हैं। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है उसकी स्ट्रक्चर भी देखिए बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है, ये जो है एम्ब्रियो सैक, तो देखिए इस तरीके की घोड़े की नाल जैसी स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए एम्फीट्रोपस में यही एक डिफरेंस है, ठीक है। तो एम्फीट्रोपस हमने देखा। एम्फीट्रोपस जो है ये, इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो मिराबिलिस, ये बहुत ही कॉमन इसका एग्जांपल है, मिराबिलिस, ये आपको ध्यान रखना है, मिराबिलिस।
मिराबिलिस एक प्लांट होता है, मिराबिलिस जलापा, हम जेनेटिक्स में इसको बहुत पढ़ते हैं। तो एपिट्रोपस सिचुएशन मिराबिलिस में पाई जाती है। ठीक है, तो एपिट्रोपस की पहचान है कि यहाँ पर घोड़े की नाल जैसी एम्ब्रियोसाइकल न्यूसेलस होते हैं। ठीक है, अब है कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, तीसरा जो है वो है कैम्पाइलोट्रोपस। ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि मैं बाकी के एग्जांपल्स यहाँ पे लिख पाऊँ। अगला जो है वो कौन सा है, कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या है, देखिए इसको भी हम देखते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया फ्यूनिकल, ये हो गया चैलेजा और ये हो गया माइक्रोपाइल। तो होता ये है कि ये बिल्कुल ये हेमी एनाट्रोपस के जैसा होता है, बस माइक्रोपाइल जो है वो सीधा चैलेजा के साथ लाइन में ना होके वो फ्यूनिकल की तरफ नीचे की तरफ घुमा हुआ होता है। राइट, तो ये कैम्पाइलोट्रोपस की पहचान है कि माइक्रोपाइल एंड चैलेजा जो होते हैं नॉट प्रेजेंट इन लीनियर मतलब ये दोनों लाइन में नहीं होते। और जो माइक्रोपाइल है वो टिल्ट टुवर्ड्स फ्यूनिकल, और ये किसकी तरफ टिल्टेड रहता है, फ्यूनिकल की तरफ टिल्टेड रहता है। कैम्पाइलोट्रोपस की ये पहचान है। इसमें जो है, अगर हम वो देखें एग्जांपल, तो ब्रेसिकेसी फैमिली, हमारी जो मस्टर्ड फैमिली है उसमें यही पाए जाएंगे, और लेग्यूमिनेसी फैमिली, दाल फैमिलियों में भी ये सिचुएशन पाई जाती है। तो हमारी मस्टर्ड फैमिली जिसको हम ब्रेसिकेसी फैमिली कहते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली जिसको हम दाल फैमिली कहते हैं, उसमें कैम्पाइलोट्रोपस पाया जाता है। अगला जो है वो है सर्सिनोट्रोपस, लास्ट। राइट, सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है कि जो फ्यूनिकल है वो थोड़ी सी यहाँ पे आउटग्रोथ कर देता है। ठीक है, और वो आउटग्रोथ करके क्या करता है, देखिए सर्सिनोट्रोपस लास्ट जो हमारा एग्जांपल है, सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, देखिए ये है हमारा फ्यूनिकल, ये है चैलेजा, ये है माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे फ्यूनिकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आउटग्रोथ कर जाता है, और इस तरीके से 3 से 7 डिग्री वो घूम जाता है, और इस तरीके से वो पूरा का पूरा ओव्यूल फ्यूनिकल से ढक जाता है। राइट, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जो फ्यूनिकल है उसने आउटग्रोथ कर दिया, 3 से 7 डिग्री वो घूम जा रहा है, घूम जाने के कारण सर्सिनोट्रोपस को हम कोइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं। कोइल्ड ओव्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल के चारों तरफ कॉइलिंग करती हुई फ्यूनिकल पाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात यह है कि जो फ्यूनिकल है रोटेट कर जाता है एट 360 डिग्री ड्यू टू आउटग्रोथ, ड्यू टू इट्स आउटग्रोथ। ये आउटग्रोथ किसकी थी, ये फ्यूनिकल की थी, ड्यू टू इट्स आउटग्रोथ। तो फ्यूनिकल की आउटग्रोथ के कारण वहाँ पे वो 3 से 7 डिग्री घूम गया है, इसलिए वहाँ पे वो पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से कवर हो गया है। इस तरह की जो सिचुएशन वो पाई जाती है कैक्टेसी, कैक्टस फैमिली में, और प्लम्बेजिलेसी, प्लम्बेजिलेसी फैमिली। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स जो है यहाँ पे देखे। यहाँ पे जो है हमने जो ओव्यूल का क्लासिफिकेशन देखा है वो हमने इसके रोटेशन के बेस पे देखा है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है कि ओव्यूल में यही क्लासिफिकेशन चलता है, इंटेगुमेंट के बेस पे भी ओव्यूल को बांटा गया है। जैसे टाइप्स ऑफ ओव्यूल अगर हम इंटेगुमेंट के बेस पे बांटें तो यहाँ पे 3 तरीके के ये ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल का जो टाइप्स है बेस्ड ऑन इंटेगुमेंट,
बेस्ड ऑन इंटेगमेंट, जो आउटर इंटेगमेंट इनर इंटेगमेंट होते हैं उनके बेस पे। तो यहाँ पे ओव्यूल जो है 3 तरीके के होते हैं। पहला है ए टैगमेंट। ए टैगमेंट उसको कहते हैं यहाँ पे नो इंटेगमेंट, यहाँ कोई इंटेगमेंट नहीं पाया जाता, नो इंटेगमेंट पड़ जाए। तो अगर ओव्यूल के चारों तरफ कोई इंटेगमेंट नहीं है तो उसको कहते हैं ए टैगमेट। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लॉरेंथस, सेंटेलम, चंदन जो होता है, ठीक है, सेंटेलम। दूसरा है यूनिटैगमेट, एक ही इंटेगमेंट मिले, ठीक है, यूनिटैगमिक, वन इंटेगमेंट, वहाँ पे आउटर और इनर नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही इंटेगमेंट मिलेगा। तो जब वे एक ही इंटेगमेंट होगा तो उसको कहते हैं यूनिटैगमेट। और गैमोपैटली जो प्लांट होते हैं वहाँ पे ये सिचुएशन मिलती है। गैमोपैटली जो प्लांट्स हैं वहाँ पे ये सिचुएशन मिलेगी। यूनिटैगमिक के अलावा जो तीसरी सिचुएशन है वो है बाईटैगमिक, और यहाँ पे 2 इंटेगमेंट्स मिलते हैं, आउटर और इनर, 2 इंटेगमेंट प्रेजेंट। तो अगर इंटेगमेंट 2 हैं तो होगा बाईटैगमिक। और ये जो है सिचुएशन मिलेगी, ये मोस्ट कॉमन सिचुएशन होती है, बाकी के सारे प्लांट्स में ये सिचुएशन मिलेगी। और हमने जो ओव्यूल पढ़ा है वो भी बाईटैगमिक ओव्यूल है। अब ये तो अभी हम न्यूसेलस के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं ओव्यूल को, राइट। अब न्यूसेलस के बेस पे कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि न्यूसेलस जो है वो कितने अमाउंट में वहाँ पे है। तो न्यूसेलस के बेस पे भी हम ओव्यूल को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर जो न्यूसेलस है वो बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है तो ओव्यूल टाइप। ये किसके बेस पे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन न्यूसेलस, बेस्ड ऑन न्यूसेलस। तो देखिए न्यूसेलस के बेस पे हम इसको ओव्यूल को 2 तरीके से बांटते हैं। पहला है टैनी न्यूसेलस, टैनी न्यूसेलेट न्यूसेलस या ओव्यूल। और दूसरा है क्रेसी न्यूसेलेट, क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल। टैनी न्यूसेलेट कहते हैं कि जब न्यूसेलस प्रेजेंट इन थिन फॉर्म, न्यूसेलस प्रेजेंट इन थिन फॉर्म, जब न्यूसेलस बहुत ही एक पतली सी लेयर के रूप में पाए जाए तो उसको हम कहते हैं टैनी न्यूसेलेट। ये सिचुएशन पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। किसमें पाई जाएगी, जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म के साथ साथ ये सिचुएशन गैमोपैटली प्लांट में भी मिलती है, गैमोपैटलस प्लांट। अगर न्यूसेलस एक पतली लेयर के रूप में नहीं है, एक थिक फॉर्म में है, राइट, तो न्यूसेलस जो है प्रेजेंट इन मैसिव, न्यूसेलस प्रेजेंट इन मैसिव फॉर्म, थिक फॉर्म, थिक या मैसिव फॉर्म। तो अगर वो थिक या मैसिव फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसको कहेंगे हम क्रेसी न्यूसेलेट। और ये जो है पॉलीपेटलस जो प्लांट होते हैं वहाँ मिलेगा, और मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म में वो वहाँ मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये प्रिमिटिव टाइप माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो क्रेसी न्यूसेलेट है ये एडवांस टाइप माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओव्यूल को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे हमने क्लासीफाई किया है।
ऐसा नहीं है कि ओव्यूल के सिर्फ यही कुछ क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे डिस्कस किया है। अगली वीडियो लेक्चर्स में हम एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट और ओव्यूल से जुड़ी हुई कुछ स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ओव्यूल के रेस्पेक्ट में यूज होती है वो क्या है, वो एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बना एंड डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो सैक कौन कौन से हैं और उनसे एंडोस्पर्म किस तरीके से डिफर होता है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी हमने डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी।